नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो निकाय चुनाव के पहले चरण के बाद निर्वाचन आयोग में शिकायतों का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने मतदाता पर्ची बांटने में लापरवाही सहित कई गड़बड़ियों की शिकायत की है। बीजेपी ने तो निर्वाचन आयोग से अव्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी तय करने की मांग तक कर डाली है, लेकिन बात सिर्फ अव्यवस्था तक सीमित नहीं। कई आरोप दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ भी लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी पैसा, सत्ता और प्रशासन का चुनाव में गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं बड़ी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हार का डर उसे सता रहा है। जाहिर है इन हालातों में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में निर्वाचन आयोग की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चुनावी मैनेजमेंट फेल है या ये सब सिर्फ सियासी खेल है। निकाय चुनाव के पहले चरण से पहले सिर्फ हार जीत के दावों और आरोप प्रत्यारोप तक सियासत सिमटी थी, लेकिन मतदान के फौरन बाद से ही निर्वाचन आयोग में खराब मैनेजमेंट और गड़बड़ी की शिकायतों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बीजेपी ने मतदान में कम प्रतिशत को लेकर वोटर लिस्ट और मतदाता पर्ची बांटने में गड़बड़ी की शिकायतें की। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी ही शिकायतें की। हालांकि कांग्रेस की शिकायतों में बीजेपी पर भी कई आरोप शामिल थे, लेकिन दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के पहले अब कई ऐसी बातें सामने आने लगी हैं जिनसे निर्वाचन आयोग की चिंताएं बढ़ सकती हैं। मसलन भोपाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कई बीएलओ ने मतदान पर्ची ही नहीं बांटी। कई और इलाकों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन गड़बड़ियों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने मांग की है कि निर्वाचन आयोग तय करे कि इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। चुनाव है, बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव जो बचे हैं, जो कुछ फर्स्ट फेज में जिसको मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि जिस प्रकार से बीएलओ ने पोलिंग बूथ पर घर घर जाकर के जो पर्ची का वितरण नहीं किया, इसके कारण से बहुत लोगों को परेशानी हुई। वोटिंग भी कम, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ थीं उसके कारण से भी बहुत दिक्कत हुई। पति का वोट कहीं है, पत्नी का वोट कहीं है, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण थे। सरकारी कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट नहीं मिलना, जो मेरी जानकारी में आया है, मैं नहीं कहता हूँ कि सबको नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने जो कंप्लेंट्स की, मैंने मीडिया के अंदर भी देखा कि सरकारी कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट नहीं मिले। यानी इतना लापरवाही निर्वाचन आयोग जिम्मेदार तंत्र के द्वारा हो जाए, ये लोकतंत्र में मैं तो ऐसा मानता हूँ लापरवाही नहीं, अपराध है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनसे बारिश के मौसम में भी सियासी तासीर गर्म बनी हुई है। जैसे रीवा में बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी अर्चना सिंह का वोट मांगने का अजब गजब बयान सामने आया है। वो वोटर से कह रही हैं कि तुम लोग मुझे वोट ना भी दो फिर भी मैं जीत जाऊंगी। लड़ी थी, जीती नहीं थी, जीतती तो सबके सब काम होते। फल खरीदने जाते हो, देख के बता देते हो कि मीठा है कि कड़ू है, ये चखने के बाद बताते हो। वोट दो चाहे मत दो, जीतूंगी मैं ही पहली बार, और उसके बाद तुम्हारा काम सबसे पहले होगा। बीजेपी प्रत्याशी के इस बयान के बाद कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं। कांग्रेस पहले से ही आरोप लगा रही है कि चुनाव में सत्ता, पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अब ऐसे वीडियो सामने आने के बाद पार्टी पूछ रही है कि आखिर बिना वोट मिले कैसे जीत जाएंगी बीजेपी के प्रत्याशी। गुड़ नगर पंचायत में अर्चना सिंह चुनाव लड़ रही है। उसका हस्बैंड बीएमओ है वहाँ का, और लगातार वो दोनों पति पत्नी लोगों को धमका रहे, कह रही है वोट दो और चाहे ना दो मैं जीतूंगी। मेरा शिवराज सिंह जी और मोदी जी से कहना है कि चुनाव कराने की जहमत क्यों उठाते हो। अर्चना जैसा बता रही हैं तो वैसा ही कर दो, सीधे सीधे उनको ही जीता घोषित कर दो। और लोकतंत्र की इतना अमर्यादित तरीके से मखौल उड़ाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। अव्यवस्था की शिकायतों और आरोप प्रत्यारोप के बीच निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा और एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। उधर अब दूसरे और आखिरी चरण के मतदान में ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में देखना होगा कि क्या 13 जुलाई के बाद भी शिकायत और सियासत का दौर यूं ही देखने को मिलेगा या तस्वीर कुछ और होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 13 तारीख को दूसरे चरण का निकाय चुनाव होने वाला, वोटिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही सियासत परवान चढ़ी हुई है और कांग्रेस बीजेपी आपस में तो उलझे हुए ही हैं। लेकिन एक जो नई बात है वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों
निर्वाचन आयोग को भी निशाना इस वक्त बना रहे हैं और जो गड़बड़ियां, दरअसल बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता थे जिनके पास मतपत्र नहीं या जो पत्र था वो नहीं पहुंच पाया, जानकारी नहीं पहुंच पाई और इसी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं निर्वाचन आयोग पर। हमारे साथ 3 खास मेहमान चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। दिनेश निगम त्यागी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। और राजपाल सिसोदिया जी प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रोहित नायक जी हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है रोहित जी न्यूज़ 18 पर। दिनेश जी, पहला सवाल मेरा यही आपसे ही है, आखिर अगर मतदाता को मतदान करने का मौका नहीं मिल पाया तो जहां भी और जिस स्तर पर भी गड़बड़ियां हुई, मतलब गड़बड़ी तो हुई है और जिसकी शिकायत भी कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी की ओर से भी इस तरह की शिकायतें हो रही हैं, जिम्मेदार कौन है? निर्वाचन आयोग है, जिला प्रशासन है या फिर सरकार? चूंकि सरकार भी पहले से एक पूरा खाका देती है, कितने अधिकारी अफसर लगेंगे चुनाव में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतदान का कम होना निकाय चुनाव में चिंता का विषय है और वो भी भोपाल जैसे शहर में जी। और ऐसी स्थिति में जब भाजपा ये दावा करती है, ऐसी तैयारी करती है कि हमें 50% वोट चाहिए, ऐसी तैयारी करना है। भाजपा के पहले से बूथ विस्तारक, इसके बाद पन्ना प्रभारी, बड़े स्तर पर और बूथों तक जाकर लोगों के कार्यकर्ताओं में घरों में जाकर पार्टी जो है काम करती है, मेहनत करती है, उनके यहाँ रुकती है, समझाती बुझाती सब करती है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी करता है जी। पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को पर्चियां नहीं मिली, लोगों के मतदाता सूचियों में नाम कटने की शिकायतें आम रहती हैं, हर बार होता है, इस बार थी। जो ऐसी शिकायतें हैं कि पति का नाम कहीं, पत्नी का नाम कहीं, मतदान केंद्र अचानक बदल गए, ये शिकायतें आई, ये सब चिंता का विषय है। सवाल पैदा ये होता है कि वास्तव में इसके लिए सिर्फ निर्वाचन आयोग दोषी है, सिर्फ या राजनीतिक दल भी दोषी हैं या प्रत्याशी भी दोषी हैं? पूरे तारतम्य में आप देखें तो कांग्रेस और भाजपा को जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो मैदान में प्रचार करते नजर आए, रैलियां करते नजर आए, रोड शो करते नजर आए, लेकिन निचले स्तर पर जो जवाबदारी बूथ स्तर पर और निचले स्तर पर नेताओं कार्यकर्ताओं को दी गई थी, उन्होंने ये बात नहीं देखी कि मतदाता सूचियों की क्या स्थिति है, लोगों के पास पर्चियां पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, लोग मतदान करने निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। इन स्थानीय चुनाव में तो मतदाताओं प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लोकसभा विधानसभा की चुनाव की तुलना में। ऐसे समय में जब इस समय 75, 80, 85% तक वोटिंग हो रही है और भोपाल जैसे शहर में बमुश्किल 50% वोट पहुंचे, इसका मतलब है न राजनीतिक दलों ने अपना मेहनत ढंग से काम किया, न प्रत्याशी का मतदाताओं को निकाल पाए, और निर्वाचन आयोग तो कटघरे में है ही जी। निर्वाचन आयोग कटघरे में है। निर्वाचन आयोग के कारण आप ये समझिए कि संभवतः ये पहला चुनाव होगा जब विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष निर्वाचन आयोग पर ज्यादा हमलावर है। सत्ता पक्ष ज्यादा आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष कार्रवाई की मांग ज्यादा कर रहा है विपक्ष की तुलना में जी। तो मैं अपने दूसरे मेहमानों के साथ जाऊं उससे पहले एक सवाल और है आपसे दिनेश जी, वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी दी थी निर्वाचन आयोग ने, की तैयारियां बहुत पहले से हैं, अभी से नहीं बहुत पहले से हैं चुनाव की तैयारियां, और शायद पिछली सरकार के समय से निर्वाचन आयोग तैयारियां करके रखा था, तो ऐसी तैयारियां की गई थी क्या? बिल्कुल, तैयारियों पे पूरी तरह सवाल है और निर्वाचन आयोग कटघरे में है। और ये देखिए कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है एक तरह से पूरी तरह से सरकार का होता है, अगर आमतौर पर देखें जैसा होता है तो। बसंत प्रताप सिंह जी जो निर्वाचन आयुक्त हैं पहले से कह रहे थे हम पूरी से तैयार हैं। और ये सवाल उठाया गया कि पंचायत और निकाय के चुनाव आप एक साथ करा पाएंगे क्या? कह रहे थे हम बिल्कुल तैयारी है। ये कई तरह के सवाल उठे, तो पूरी तरह से तैयार, देखे पहले से तैयारी थी। इसका मतलब है कि निचले स्तर पर, जैसे मैं दलों की बात कर रहा हूँ वैसे निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ, जो नीचे स्तर तक उनके अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको जवाबदारी दी गई थी, उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसीलिए मतदाता सूचियों में गड़बड़ी हो गई, मतदान केंद्रों में गड़बड़ी हुई और पर्चियां नहीं बांटी जा सकी। तो गड़बड़ी हर स्तर पर है, एक स्तर पर नहीं है जी। ठीक है, राजपाल सिसोदिया जी इस पर भी जवाब दीजिएगा। और एक और बात, ठीक है, जो सूची या फिर पत्र नहीं पहुंच पाया ये तो गड़बड़ी है, लेकिन एक आरोप वीडी शर्मा साहब ये भी लगा रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। ये मुद्दा तो विपक्ष का रहा है, विपक्ष अक्सर ये मुद्दा या आरोप लगाता रहा है कि मतदाता की सूची में गड़बड़ी हुई है, नए नाम जोड़ दिए गए या पुराने नाम दूसरे नाम हटा दिए गए। ये मुद्दा तो विपक्ष से मत छीनिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये मुद्दा भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है। जब हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते
इस चुनाव में नीचे तक जब काम कर रहे थे और उस चुनाव के मतदान के बाद में जब समीक्षा हुई तो उस समीक्षा में कुछ सुझाव आए जी, और उन सुझाव को लिपिबद्ध करके हमने निर्वाचन आयोग को वो सुझाव प्रस्तुत करने का काम किया। पार्टी की तरफ से पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल उन सारे विषय जो कलेक्टिवली नीचे से लेके मतदान केंद्र से लेके प्रदेश कार्यालय तक आए, उनको सबको हमने एकजई करके बिंदुवार उनकी जानकारी बनाकर एक सुझाव के रूप में हमने निर्वाचन आयोग से मांग की कि इस बार के चुनाव में ये कमियां रही। निश्चित तौर पर मानसून के समय में ये चुनाव है। दूसरी बात ये कि कई सारे लोगों के मतदान केंद्र के स्थान परिवर्तित हो गए थे जी। अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की अपेक्षा स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं इसमें मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी हुई रहती है। अब लोग 8 साल बाद चुनाव हुए तो वो जो इस बीच में विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में जब लोग जिन स्थानों पे गए थे उन स्थानों पे केंद्र नहीं थे, वो केंद्र अन्यत्र स्थान पे थे। तो उस गफलत में भी बहुत रहे और उस गफलत का बड़ा कारण अच्छा नहीं, जो दिनेश जी कह रहे हैं कि सियासी दल भी जमीनी स्तर पर वो तैयारियां नहीं कर पाए, वर्क नहीं कर पाए, प्रचार आप करते रहे। वही बता रहा था मैं, मेरी बात रोक दी आपने। गफलत का कारण ये हो गया कि पहले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हम लोग मतदाता पर्ची बांटते थे, परंतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद से ये काम अब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, प्रदेश निर्वाचन आयोग करने लगा राज्य का। तो अब उनके काम में हम घुस नहीं सकते थे बीच में, इसलिए हम इसमें रहे कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग बांट ही रहा है। पर हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जो है मतदाता पर्चियों के माध्यम से लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे, और जब संपर्क कर रहे थे तो जब मतदाता पर्चियों का जो अंतिम एक तरीके से डोर टू डोर संपर्क होता है वो चुनाव के ठीक 2 या 3 दिन पहले अंतिम रूप से होता है। उस समय से ये गड़बड़ियाँ सामने आने लगी थी, दिखने लगी थी, पर उस समय कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं था कि हम उस चुनाव को रोक सके या उसमें नए मतदाता जुड़वा सके, ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं था। तो हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। हमें मालूम पड़ गया था कि इस बार जो है ये परेशानी आई है कि मतदाता पर्चियां नहीं बटी है, लोगों के नाम कट गए हैं, सत्यापन नहीं हुए हैं, जल्दबाजी में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हुआ है, ये सारी चीजें समझ में आ गई थी। पर चलते चुनाव में उसको कहीं कुछ हस्तक्षेप करने की परिस्थिति राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते नहीं होने की वजह से हमने चुनाव के बाद में सुझाव दिया कि अगला चरण जो होने वाला है उसमें कम से कम ये गलतियां ना हो, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है वो करे, और उस पर काम हो भी रहा है। चलिए आशा ये होनी चाहिए कि सेकंड चरण में, दूसरे चरण में 13 तारीख को जो वोटिंग होनी है, कम से कम ये परेशानियां ना आए। रोहित नायक जी, कांग्रेस बीजेपी कहती है कि आप लोग जब हारने लगते हैं तो हार का बहाना ढूंढते हैं। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ईवीएम पर अभी भी सवाल बरकरार हैं क्या, या फिर अगर नतीजे पक्ष में आ जाते हैं तो फिर ईवीएम पर सवाल खत्म हो जाएगा? देखिए, ईवीएम पे तो मैं जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक साइंस में देयर इज अ टर्म कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। इसका अर्थ होता है कि नदी किस प्रवाह से किस तरीके से बहती है, उस पर यह टर्म दी गई है। भाजपा का अगर आप चलन देखें और उनकी जियोमॉर्फोलॉजी पे आप शोध करें तो आप पाएंगे कि यदि कोई अच्छाई हो गई तो सब उनने करा, और यदि कुछ गड़बड़ हुई तो सब कुछ या तो कांग्रेस ने करा या फिर चुनाव आयोग ने इस प्रकरण के संदर्भ में अगर बात करें तो। अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें, एसडीएम सर्कल रिस्पॉन्सिबल होता है इस सारे जो मतदाता सूची प्रिपेयर कर बीएलओ और आंगनवाड़ी तक पहुंचाने के लिए। स्टैंडिंग कमेटी ने 17 लाख लोगों की सूची भोपाल में तैयार कर ली थी, उसके बाद भी 60,000 लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे। अगर ये कहा जाए कि पोलिंग स्टेशन बदल गए थे तो पिछले चुनाव कैसे हुए, ऐसा बहुत सहज रूप से होता नहीं है, ये परिसीमन के बाद ही होता है। पहली चीज़ तो अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो 2 बार पहले पूर्व में चुनाव रद्द हुए, कारण कोविड बताया गया। लेकिन जब सरकार गिरानी थी और उपचुनाव कराने थे, चाहे दमोह के हों, सांची के हों, तब फिर कोविड नहीं था। सभाओं के लिए कोविड नहीं था, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के लिए कोविड था। मेरी बात पूरी हो जाने दें, मैं आपको हुआ या फिर जानबूझकर कराया गया दूंगा, लेकिन मेरे को पहले निष्कर्ष तक पहुंच जाने दें। दोनों 2 बार चुनाव रद्द हुए। तीसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि चुनाव कराइए, तब चुनाव कराने की स्थिति बनी। अगर ये सतत अपडेट कर रहे थे, अब एसडीएम किसके पराधीन होते हैं या किसके अंतर्गत आते हैं? शासकीय तौर पर। ये जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है, इसमें जो लोगों की ड्यूटी लगती है, चाहे वो अध्यापक हों, प्राध्यापक हों, ग्रेड 3 एम्प्लॉइज हों, वो तो सब शासन प्रशासन के अंतर्गत आते हैं।
तो ये जो अमला इसको इस्तेमाल करा जाता है इस सारी सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस प्रक्रिया को, वो तो सारा शासकीय तौर पर सरकार के अधीन होता है। अगर ये कहें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप सभाएं करते रहे, सभाओं में आपने पूरे अमले को इस्तेमाल किया भीड़ इकट्ठी करने के लिए। आज की तारीख में आप देखें, मैं सीधे तौर पे आरोप लगाता हूं और इस बात से इस बात का भी निष्कर्ष निकल सकता है कि चुनाव में इनकी क्या स्थिति हो रही है। आप शासकीय जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनको आपने परेशान करके रखा है। आप किसी अध्यापक की कॉलेज में प्राध्यापक की ड्यूटी लगा देते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी करो, ये बस पहुंचेगी, सभाएं करवाओ। जब वो अपना काम स्वयं जहां पर उनका उत्तरदायित्व है वहां पर नहीं कर पाएंगे तो इस तरह की दिक्कतें तो होंगी, क्योंकि उनको आपने किसी और काम में लगा दिया। तो मेरा सीधे तौर पे आरोप यह है कि इसमें शासकीय तौर पर इनकी लचरता और लापरवाही है, जिसके कारण से ये सब हुआ। 60,000 लोग, हितेश वाजपेयी जी इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, अभी परसों 6 तारीख को नरसों, जिस दिन हमारा चुनाव आखिरी चरण में था, वोटिंग मतदान हो रहा था, उस दिन बोल रहे थे कि 60,000 लोग केवल गोविंदपुरा विधानसभा सीट से पुनर्वासित हुए, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत उनको निवास मिले। आपने गंभीर आरोप लगा दिए, जवाब ले लीजिए। और आपके वोटर जो हैं इसीलिए राजपाल जी, मतदाता सूची में आरोप नाम आप नहीं पर मिला। हैं, जो कुछ हुआ है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों ने सरकारी सिस्टम को भीड़ इकट्ठा करने के लिए लगा दिया। मेरे मित्र रोहित नायक जी ने ये बात तो स्वीकार करी कि 60,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास भोपाल में 15,000 घर कहाँ हैं? अब आपने अभी कहा कि वो लोग स्थानांतरित हुए, आपने ही कहा अभी, हितेश अब वो वाजपेयी जी स्थानांतरित ने हुए नेशनल टीवी पे कहा है, मतलब प्रधानमंत्री 60,000 आवास तो लोगों को बने। पुनर्वासित करना, वही मैं कह रहा हूँ चार लोग एक कि वही परिवार मैं में कह रहा हूँ कि 15,000 घर बनाना। वही मैं कह रहा हूँ गोविंदपुरा कि विधानसभा मतदाता सीट में सूची 15,000 घर की सूची आप वही जारी मैं कर कह रहा हूँ कि मतदाता सूची में जो सत्यापन होना था स्थान परिवर्तन का, उस काम में शिथिलता आई और अंतिम प्रकाशन जल्दबाजी में करके वो सत्यापन नहीं हुआ। यही तो मैंने आरोप लगाया, अभी यही तो हमने सुझाव दिया अभी, और आपने भी ये बात मानी, आपने भी ये बात मानी भाई हमने विकास करने का काम किया, हमने मशीनरी के माध्यम का दुरुपयोग नहीं किया। अगर कांग्रेस होती तो अपने अपने वोट बढ़ाने का काम करती, हमने ऐसा नहीं किया। हमने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सुझाव दे रहे हैं। तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का बहुत सीधा सा एक दायित्व होता है कि वह व्यवस्थाओं को और कैसे बेहतर किया जा सके, इस तरीके के सुझाव देने का काम करे। और वीडी शर्मा जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही कि जिन्होंने इस कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने का काम किया है, जो काम उनको करना था मतदाता पर्ची वितरण का, वो नहीं किया अगर किसी ने, और जानबूझ के नहीं किया, किसी के इशारे पे नहीं किया, इसका अर्थ है कि उसने अपराध किया। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, अक्षर से सही है, पर उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? चलिए, वक्त की कमी है। आखिरी सवाल और कम शब्दों में दिनेश निगम त्यागी जी, एक बात जरूर नजर आई कि एक बात पर तो कम से कम सहमत हैं, दोनों निर्वाचन आयोग के से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन अभी वक्त है 2 दिन का, दूसरे चरण से पहले दुरुस्त कर लीजिए जो कमियां हैं। अब देखिए, ये तो देखने में पता चलेगा कितना दुरुस्त कर पाते हैं। लेकिन एक चीज और उभर के आई है इस बात कि संगठन जो आरोप निर्वाचन आयोग पे लगा रहा है, एक तरह से वो अपनी सरकार पे भी आरोप लगा रहा है। इसीलिए निर्वाचन आयुक्त से जब मिलने गए थे, आपने देखा उन्होंने कहा कि भाई जितना आप आरोप लगाओगे वो आप पे भी जाएगा, तो आपकी सरकार पे ही जाएगा। तो एक तरह से संगठन और सरकार के बीच की, सरकार ज्यादा कुछ नहीं बोल रही क्योंकि सरकार के हाथ में सब काम था, निर्वाचन आयोग करवा रहा था, सब अधिकारी कर्मचारी सरकार के थे और गड़बड़ी उन्होंने की। तो एक तरह से भाजपा के अंदर संगठन और सरकार के बीच भी मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और निर्वाचन आयोग खुद कह रहे हैं आगे कैसा करते, कितना संभाल पाते हैं, इतनी जल्दी ऐसा कुछ मतदान केंद्र तो सही कर नहीं पाएंगे, पर्चियां बांट ले, यही बहुत है। बिल्कुल, कम से कम पर्चियां पहुंच जाएं, जो लोग मतदाता हैं वो मतदान अपना कर पाए, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो 2 दिन में अब कितना दुरुस्त हो पाता है, ये अपने आप में वाकई सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी, आपका भी धन्यवाद। राजपाल जी, आपका भी शुक्रिया। दिनेश निगम त्यागी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।